Assalamualaikum. My name is Dr. M. D. Ismail. Today our topic is homeostasis from chapter number 1 of second year book. So first of all we are going to discuss what is homeostasis. यहाँ पे definition आपके सामने लिखी हुई है, maintenance of the internal environment of an organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना क्या कहलाता है हमारे पास? होम्योस्टेसिस। ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हो, अगर वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रख रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के ये जो वर्ड है ये दो टर्म से मिलके बना है। पहला टर्म जो है वो आपके पास होम्यो है और दूसरा जो है वो है स्टेसिस। होम्यो के टर्म का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, यानी लिविंग ऑर्गेनाइज्म के बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट एक जैसा थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द लाइफ रहता है। अगर उसमें कोई भी चेंजिंग आती है तो बॉडी का इंटरनल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और वो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। अब इसकी डेफिनेशन में ये जो टर्म आपके सामने मेंशन था इंटरनल इन्वायरमेंट, इस टर्म का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म की बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से बेसिक चीज़ें उसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड वेस्ट है, बॉडी का वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के लिविंग ऑर्गेनाइज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट बनाती हैं और लिविंग ऑर्गेनाइज्म इसी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी इसके तीन जाविये हैं कि होम्योस्टेसिस को हम कितनी तरीके से देखते हैं। तो इसके तीन एस्पेक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं भाई? ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये तीन होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, उसमें आपके पास आप क्या करते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म अपने बॉडी के इंटरनल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म जब अपने बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेगा, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनाइज्म की बॉडी की जो कंपोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद होती है वो होती है वाटर, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म का 60% बनाती है। ह्यूमन की बॉडी जो है उसमें 60% वाटर मौजूद होता है और ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक सेल के अंदर और एक सेल से बाहर, यानी इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ये 60% वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में भी जो सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है उसका वो वाटर होती है। तो वाटर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। अगर वाटर में बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और ये हमारे लिए लीथल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। दूसरी चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में जो दूसरी चीज़ हम मेंटेन रखते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब बॉडी में जितने भी आयन्स मौजूद हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, ये सब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी में जो पोटेशियम की कंसनट्रेशन होती है वो बहुत नैरो रेंज में होती है। उसकी जो नॉर्मल कंसनट्रेशन हमारे पास है वो है 3.5 to 5 मिली इक्वल पर लीटर। अगर ये इस रेंज से डेविएट करेगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम डिरेंज हो गया, अगर इसका लेवल 5 से ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगी, या अगर 3.5 से कम हो गया तब भी आपकी बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगी, यानी आप मफलूज हो जाओगे। तो एक आयन की आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो कि होम्योस्टेसिस की एक टाइप से। दूसरी चीज़ हमारे बॉडी में जो दूसरा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का वो कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में हम क्या मेंटेन करते हैं? बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। जो बॉडी का सेट पॉइंट है, हमारा सेट पॉइंट जिसमें हमारा ब्रेन बॉडी के टेम्परेचर को इस सेट पॉइंट पे रखता है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर हम फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारे बॉडी में ब्रेन का पार्ट है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। ये वो पार्ट होता है जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखने में
हेल्प करता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर आपकी ज़रा सा बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगे, तो फ़ौरन से ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है सेट पॉइंट से टेम्परेचर डेविएट करते हुए, और क्या करता है, इसको दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश करता है, दोबारा से 37 पे लाके फिक्स करने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसे हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, और दोनों हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना हमारे पास क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन, और जो कि क्या है हमारे पास होम्योस्टेसिस की एक एस्पेक्ट है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है एक्सक्रीशन। जो तीसरा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का वो कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम क्या रिमूव करते हैं, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। किसी भी किस्म का मेटाबॉलिक वेस्ट अगर मैं उसको बॉडी से रिमूव कर रहा हूँ तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट है, किसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है हमारे पास, रिस्पायरेशन के नतीजे में। रिस्पायरेशन के नतीजे में जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सबसे अबंडेंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है आपके पास, अमोनिया, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। ये हमारे पास नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो होता है अमोनिया, जो कि 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक होता है यूरिया के मुकाबले में। ये इतना टॉक्सिक होता है कि अगर ये हमारी बॉडी में इसका लेवल बढ़ जाए तो आप जो है कोमा में जा सकते हो। अमोनिया इतना ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारी बॉडी के लिए, फ़ौरन से ब्रेन को क्रॉस करेगा, ब्रेन बैरियर को, और आपको कोमा में ले जाएगा। इसीलिए हमारे पास लिवर मौजूद होता है, जो कि लिवर का काम क्या होता है कि वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ़ौरन से यूरिया में। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। तो ये 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक है, इसीलिए इसकी जो एक्सक्रीशन है वो सबसे ज़्यादा होती है फिशेज़ में। किस में होती है, फिशेज़ में। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। दूसरा है यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक है और हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो हमारी बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। हमारे पास किडनीज मौजूद होते हैं। इस किडनी का काम क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड से क्या चीज़ निकालता है, ये ब्लड से निकालता है इस वेस्ट को जिसका नाम है यूरिया। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास अब यूरिया जो है ये दूसरा हमारा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि मैमल्स और दूसरे एनिमल्स जैसे एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस और काउस, गोट्स वगैरह। इसके अलावा तीसरा जो है हमारे पास नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स वगैरह का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये सब किस में शामिल होता है हमारे पास, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट से। और इन चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को या किसी भी वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन, ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं किसके, होम्योस्टेसिस के। और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना।